हम समझेंगे फ़िज़िक्स के बारे में। फ़िज़िक्स में क्या होता है, जो हमारी क्लास 12th की बुक है फ़िज़िक्स की, उसके बारे में। इसमें हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन की मार्किंग है, ये क्वेश्चन का टाइप है, ये कितने क्वेश्चन आएंगे वो हैं, और कितने नंबर के हमारे क्वेश्चन बने वो हैं। टोटल पेपर हमारा 70 नंबर का होता है। इसमें से जो सबसे छोटे क्वेश्चन है बहुविकल्पी मतलब ऑब्जेक्टिव वाले, वो हमारे आते हैं 6 क्वेश्चन 6 नंबर के। उसके बाद आते हैं अति वाले क्वेश्चन, अति लघुत्तरात्मक, ये हमारे 6 क्वेश्चन आते हैं, ये भी 6 नंबर के हैं। उसके बाद आते हैं लघुत्तरात्मक क्वेश्चन, ये टाइप 1, ये टाइप 2। टाइप 1 थोड़े छोटे होंगे, टाइप 2 थोड़े बड़े होंगे। ये दोनों एक ही नंबर के क्वेश्चन है। जो टाइप 1 के क्वेश्चन है लघु के, वो 2 नंबर का क्वेश्चन है, और जो टाइप 2 का क्वेश्चन है वो 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारे आते हैं 4 क्वेश्चन, 4 दूनी 8 नंबर के। ये हमारे आते हैं 3 नंबर वाले 10 क्वेश्चन, 10 दिया 30 नंबर के। ये हमारे उत्तरीय जो बड़े वाले उत्तर के हैं, ये हमारा आता है 4 क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर के, मतलब 20 नंबर के क्वेश्चन। जो हमारे दीर्घ वाले होते हैं, इसमें हमारा होता है डेरिवेशन आता है, और साथ में न्यूमेरिकल भी आ सकता है। डेरिवेशन जो हम मतलब कोई भी हम सूत्र को ड्राइव करते हैं, निकालते हैं, कोई भी छोटा मोटा कोई भी सूत्र कैसे आया, कौन कौन सा बल काम किया, कैसे काम किया, और फाइनल हमने एक सूत्र निकाल दिया, वो सूत्र हम जगह जगह पे लगा सकते हैं। ठीक है, और जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल का मतलब क्वेश्चन, मतलब कि सोल्व करने वाले जो क्वेश्चन है हमारे, जोड़ घटा गुणा भाग, ये सारी चीज़ें आएंगी। जो हम डेरिवेशन से जो फॉर्मूला निकालेंगे को हम न्यूमेरिकल में यूज़ कर। अब इसमें है 2 बुक NCERT, जो हमारी राजस्थान बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड, पंजाब बोर्ड, सब में ये एक ही बुक चलती है NCERT अपने इंडिया में। इसमें हमारी 2 बुकें हैं। ये हमारी बुक की यूनिट है। जो बुक 1 है ये बुक 1 है, इसमें हमारी 5 यूनिट है, और जो बुक 2 है उसमें 6 से 9 मतलब कि हमारी 4 यूनिट है। जो हमारी बुक 1 है, इसमें पहली यूनिट 8 नंबर की, दूसरी यूनिट 7 नंबर की, तीसरी 8 की, चौथी 8 की, 4 की, ऐसे करके ये एक बार अपने हिसाब से देख ली कि इस नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें कि कौन सी कितने नंबर की है, क्योंकि लगभग सब बराबर नंबर की है। अब इसमें जो छठी यूनिट है, ये हमारी प्रकाशिकी मतलब कि ऑप्टिक्स की है। जो हमने 10th क्लास में पढ़े थे, लेंस वगैरह, दर्पण वगैरह, परावर्तन, अपवर्तन, ये सारी चीज़ें आएंगी इसमें। ये हमारा 14 नंबर की बुक है। और एक इसमें तीसरी, चौथी, छठी और 9वीं, ये 4 यूनिट इस सबसे स्कोरिंग है, जिसमें ज़्यादा हमें सोचना नहीं पड़ता, ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, और नंबर बहुत अच्छे आते हैं। पर शुरू हम करेंगे पहली यूनिट से। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता लगने के बाद आगे हमारे चैप्टर्स में हमें बहुत काम आएंगी। जो हमारी स्थिर वैद्युतिकी वाली यूनिट है, इसमें मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे नियम है, आवेश, गुलाम, आवेश क्या है, गुलाम क्या है, और धारा क्या है, इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन। फिर यहाँ देख ही रहे मतलब सॉरी, धारा, विद्युत, इसका चुंबकीय प्रभाव। जब हमें विद्युत धारा के बारे में पता होगा, उसका मात्रक वगैरह पता होगा, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। वो सारी चीज़ें हैं इसमें। जो हमारी बुक है बुक 1, भौतिकी पार्ट 1 के नाम से, ये हमारी 35 नंबर की बुक है। इसमें चैप्टर फर्स्ट का नाम है, ये हमारा यूनिट फर्स्ट का ही चैप्टर है। इसके अंदर 2 चैप्टर हैं, पहला ये वाला और एक और है। पहले हम पहला चैप्टर करते हैं, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें हमारे ये 5 क्वेश्चन मेन बनते हैं। एक तो कूलाम का नियम, एक द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। जो कूलाम का नियम है, ये हमारे पास पिंड है, 2 मानो बोल है, 2 बोलों के बीच वो पास आएंगी, दूर जाएंगी, ये सब वो डिसाइड करेगा। द्विध्रुव मतलब कि कोई उसके 2 सिरे हैं, उस पर विद्युत क्षेत्र आ रहा होगा। ये शॉर्ट में समझा रही हूँ ताकि एक बार हमें ओवरव्यू पता हो कि इसमें क्या होगा। ठीक है, उसके बाद है एक समान विद्युत क्षेत्र पर द्विध्रुव बलाघूर्ण, मतलब कि ये मानो कि कहीं पे एक समान विद्युत क्षेत्र है, मतलब कि एक समान विद्युत धारा बह रही है, वहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। वहाँ पे क्या हो रहा है, हम कोई चीज़ रख रहे हैं, उसके पास जा रही है। जैसे मानो कि करंट है, उसके पास हम गए तो करंट हमें पकड़ लेता है,
ऐसे ही करता है। कोई और चीज़ जाती होगी उसके बराबर वाली, फिर हमें वो झटक के दूर फेंक देता है, ऐसे ही करता है। तो वो हमारा द्विध्रुव, मतलब कि वहाँ पे एक बल आघूर्ण काम करता है, मतलब कि बल के कारण से किसी चीज़ का घूमना। उसके बाद गाउस का नियम आएगा, और एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार पर हम गाउस का नियम निकालेंगे। मतलब कि हमारे पास एक तार होगा, सीधा तार होगा ऐसे लंबा, उस पर गाउस का नियम कैसे काम करेगा, उस पर कैसे हमारा विद्युत क्षेत्र आएगा। और उसके बाद एक समान आवेशित समतल चादर पर हमारे पास ऐसी एक चादर होगी, मतलब कि चादर बोले तो ये मानो कि एक हमारा पन्ना है, ये हमने काट के उसका टुकड़ा रख दिया, वो हमारी चादर लोहे की या किसी भी धातु की होगी। उसके ऊपर हमारे पास गाउस का नियम कैसे लगेगा, आवेश कैसे आएगा, ये हमें पढ़ना होगा उसमें। अब बात आती है हमारी विद्युत आवेश। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है यहाँ से। हम पाठ पढ़ रहे हैं अपना कौन सा, विद्युत आवेश का। विद्युत आवेश और मतलब तथा क्षेत्र, कि कोई भी आवेश किसी क्षेत्र पे कैसे आता है, यही पढ़ रहे हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए विद्युत आवेश है क्या। विद्युत आवेश बेसिकली कैसे है, जैसे सर्दियों में हम रजाई लेते हैं, के अंदर सोते हैं, क्या होता है जैसे ही हम रजाई को हटाते हैं सुबह उठ के या कुछ भी करते हैं, तो हमें एक साथ चट चट की ध्वनि आती है, चट चट की आवाज़ आती है, या हमें चिंगारी नज़र आती है, वो हमारा होता है विद्युत आवेश। या कई बार क्या होता है, हम छत पे कपड़े सुखा रहे होते हैं, हमारा अचानक तार पे या कहीं पे हाथ लगता है तो हमें हल्का सा करंट लगता है, वो हमारा होता है विद्युत आवेश। चट चट की आवाज़ आना, ध्वनि आना, मतलब कि वहाँ क्या हुआ, तार पड़ी थी हल्की हल्की भी किसी तरह की, मतलब कि वायु की या कपड़े की या किसी चीज़ की रगड़ ऐसे ऐसे लगती रही, उससे क्या हुआ, उस पर एक आवेश बन गया, ये मानो कि चुम्बक की तरह एक आवेश बन गया। अब वो उसके पास कोई चीज़ आएगी, वो अपना आवेश खोएगी, ख़त्म करेगी अपने आवेश को, नॉर्मल भी तो होना है उसको। तो वो उसमें क्या करती है, चिंगारी निकालती है, चट चट की आवाज़ निकालती है। कई बार हम क्या करते हैं, कुछ खाना वाना बनाते हैं, तब हमें हाथ पे हल्का सा करंट फील होता है, तो वो भी हमारा क्या है, विद्युत आवेश। अब विद्युत आवेश को कैसे लिखेंगे हम, विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जब किसी वस्तु को हम रगड़ते हैं तो उस वस्तु पर विद्युत बल बनाती है, या फिर बोल सकते हैं विद्युत बल का अनुभव करती है। मतलब कि कोई भी अब चाहे अपनी भाषा में लिख दो, चाहे साइंस की भाषा में लिख दे, बात एक ही है। अब ये जो लिखा है ये मैंने अपनी भाषा में लिखा है, क्योंकि बुक वाली थोड़ी सी भाषा पता ही है हमें थोड़ी सी टफ लगती है। अपनी भाषा में चीज़ों को लिखेंगे, समझेंगे, उसके बाद धीरे 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 लास्ट तक ऑटोमेटिक हम बुक की लैंग्वेज पे आ जाते हैं। अब क्या पढ़ रहे थे हम, विद्युत आवेश पदार्थ का वो गुण है, मतलब कि किसी भी तार का, किसी भी कपड़े का या किसी भी चीज़ का, कि जब हम किसी वस्तु को रगड़ते हैं, आपस में वो चीज़ रगड़ी जा रही है तो उस वस्तु पे बल बन जाता है। जो बल बनता है या फिर बल का वो अनुभव करती है, बात एक ही है, बल बन रहा है उस पर तभी वो अनुभव कर रही है, तो वो हमारा विद्युत बल ही क्या होता है, हमारा विद्युत आवेश कहलाता है। एक और आसान भाषा में, किसी वस्तु को रगड़ने पर उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो गुण आ जाता है उसको हम आवेश कहते हैं। किसी वस्तु को रगड़ने पर उसमें आकर्षण का, किसी चीज़ को अपनी तरफ लेगी, या प्रतिकर्षण का, अपने से दूर फेंकेगी, उस गुण को हम क्या बोलते हैं, आवेश कहते हैं। जो आवेश है, आवेश के बारे में हमें तीन चीज़ें पहले याद रखनी है। क्या याद रखनी है, आवेश जो है एक अदिश राशि है, मतलब कि इसकी कोई दिशा नहीं होती। अभी मैं एक छोटा सा तेरे को समझाती हूँ कि अदिश राशि और सदिश राशि क्या होती है, ठीक है। और आवेश जो है किसी वस्तु का गुण है, मतलब कि हम वस्तु लेंगे, उसको रगड़ेंगे, या तो वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को अब निकाल के अपने अंदर से हल्की हो जाएगी, या इलेक्ट्रॉन लेके भारी हो जाएगी, ये हमारा आवेश है। जब हम छोटी क्लासों में थे तब हमने पढ़ा था आवेश के बारे में। अब वही चीज़ ज़्यादा नहीं, थोड़े से ऊपर लेवल पे है। इसका मात्रक एमकेएस पद्धति में, जो मात्रक की हमारी है, तीन पद्धति होती है मात्रक की। एक हमारी होती है एमकेएस, एक हमारी होती है एमकेएस पद्धति, एक हमारी सीजीएस, एक हमारी एफपीएस। जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं वो हमारी होती है एमकेएस, मतलब कि मिनट नहीं, एमकेएस का मतलब होता है मीटर
किलोग्राम सेकंड, मतलब कि लंबाई को हम मीटर में नापते हैं लंबाई को, और जो वजन है मतलब वेट है उसको हम किलोग्राम में नापते हैं, और जो हमारा टाइम है उसको हम सेकंड में नापते हैं। लंबाई, वेट मतलब वजन, और समय मतलब टाइम। लंबाई को मीटर में, वज़न को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में। ऐसे हमारा सीजीएस है, सीजीएस भी हमारा लंबाई का है, लंबाई को सेंटीमीटर में, और जो वज़न है उसको ग्राम में, टाइम को सेम सेकंड में। और जो हमारी लंबाई एफपीएस पद्धति है, इसमें लंबाई को फुट में, बहुत सी जगह नापते हैं ना फुट में लंबाई को, कितने फुट हो गया, इतने फुट हो गया। और जो हमारा वजन है उसको पाउंड में, और जो हमारा समय है उसको सेम सेकंड में, SEC सेकंड। या सिंपल फिजिक्स में तो हम ऐसे ही लिखते हैं समय के लिए। ये हमारे साइन है। मीटर, ये भी छोटा एम आता है मीटर। मीटर, किलोग्राम सेकंड, MKS पद्धति, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और FPS फुट पाउंड सेकंड। ये सिर्फ पता होना चाहिए था इसलिए बताया है, सबसे हमें बस ये ही याद रखनी है सबसे ज़्यादा। अब जो हमारा आवेश है इसका MKS पद्धति में मात्रक होता है कूलोम, मतलब कि एम्पियर सेकंड। ये आवेश का सूत्र है हमारे पास। Q आवेश को ही, वो आवेश का मान क्या होता है I, उसमें बहने वाली धारा और टाइम का गुणा करने पे हमें आवेश मिलता है। अब हमें किसी चीज़ पर आवेश पता करना है। मानो हमारे पास घर में जो बिजली का तार है उसमें 240 वोल्ट का, सॉरी वोल्ट नहीं, 240 एम्पियर की स्पीड से धारा आ रही है। 240 भी छोड़ो, कम की ले लो, 10 की स्पीड से हमारे पास धारा आ रही है, विद्युत आ रही है। 1 सेकेंड के लिए आई तो उस पर आवेश कितना आ गया, 10 कूलोम। 20 की स्पीड से आ रही है तो 1 सेकेंड में 20 कूलोम। अब मानो हमें 1 मिनट की निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 60 सेकेंड 1 मिनट की, इसका गुणा कर ले, 6 दूनी 12 और 2 जीरो, मतलब कि 1200 कूलोम उसके ऊपर आवेश हो गया। मतलब कि इतनी स्पीड से वो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करेगी या उसको दूर फेंकेगी। अब हम पढ़ते हैं आवेश के और मात्रक। आवेश के जो CGS पद्धति बताई थी, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसमें मात्रक होता है, एक होता है ESU, एक होता है फ्रैंकलिन। जिसे सिर्फ याद रखना है, ESU नहीं पूछा जाता, फ्रैंकलिन कई बार आ जाता है। फ्रैंकलिन किसका मात्रक है, ऐसे याद रख, फ्रैंक आवेश एकदम फ्रैंक है, मतलब वो किसी को भी अपनी तरफ ले सकता है या छोड़ सकता है, ये पूरा उसका डिसीजन है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है अपने फैसले लेने के लिए। और एक चीज़ है EMU और फैराडे, इसमें EMU नहीं पूछा जाता, एक है M एक है S, ठीक है। जो फैराडे है ये पूछा जाता है। जो फैराडे है ना, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन है, फैराडे। आवेश को किससे लिखते हैं, Q से। आवेश का MKS पद्धति में मात्रक है कूलोम, कूलोम को लिखते हैं C से। कई बार जो छोटे क्वेश्चन है 1 नंबर वाले, इसमें ये भी आ जाता है कि आवेश का मात्रक का साइन कौन सा है, या कूलोम को कैसे, किसके द्वारा लिखा जाता है। फिर ऑप्शन आ जाते हैं छोटा C, बड़ा C, या Q बड़ा Q, ऐसे आ जाते हैं। तो आंसर इसका बड़ा C, ठीक है। अब हम जो हमारा 1 फैराडे है उसमें हमारे पास होते हैं 96,500 कूलोम। ये हमें वैसे तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मोस्टली आता भी नहीं है, पर थोड़ा सी नॉलेज के लिए थोड़ा सा ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, हमें कन्वर्ट करना होता है। छोटा क्वेश्चन मानो आ गया, इसको फैराडे में बदलो या फैराडे को कूलोम में बदलो, या कोई न्यूमेरिकल आ गया, उस पर आवेश 1 फैराडे है तो धारा कितनी होगी। आ गया कि ये हमारा पिंड है, इस पे आवेश 1 फैराडे है, 1 फैराडे है तो इस पे धारा कितनी होगी। जो हमारे पास आवेश का सूत्र था, ये सूत्र था जो, वो हमने क्या पढ़ा था, जितनी उस पर धारा बह रही है उसमें उसके टाइम का गुणा हो रहा होगा। अब उस पर अगर आवेश ही 1 है, मतलब कि 1 फैराडे है, पर यहाँ पे हमें कौन सा लेना होता है, कूलोम का, तो हम इसको पहले कूलोम में बदलेंगे। मतलब कि 1 फैराडे को कूलोम में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको हम बटे में डाल देंगे तो हमारे पास 1 कूलोम का मान आ जाएगा। इस तरह से फिर हमारे पास I की वैल्यू हम निकाल लेंगे। इस पे भी मत जाओ, ये आगे की बात है। अभी हम सिंपल पढ़ रहे हैं। सिंपल में अभी हमने क्या पढ़ा था, एक बार रिवीजन करते हैं ताकि बीच में से चीज़ें छूटे ना।
विद्युत आवेश के बारे में किसी भी चीज़ को पास लेना या दूर फेंकना। वो हमारे पास कब आता है, जब हम चीज़ों को रगड़ते हैं तो वो चीज़ या तो अपने पास किसी चीज़ को लेती है या फिर अपने से दूर उस चीज़ को फेंक देती है। वो हमारे पास होता है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश अदिश राशि है, किसी वस्तु का गुण है और एमकेएस पद्धति मात्रक कूलोम, एम्पियर सेकंड को ही हम लिखते हैं कूलोम। मतलब कि एक जो कूलोम है, एक कूलोम की परिभाषा अगर कभी आ जाए, एक एम्पियर की धारा, एक एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए किसी तार में प्रवाहित करने पर उस पे आवेश 1 कूलोम होता है। ये भी परिभाषा भी हम लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे मात्रक थे, सीजीएस पद्धति में याद रखना था फ्रैंकलिन, फैराडे को याद रखना था। फैराडे विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। अब हम आ जाते हैं आवेश के गुण। आवेश के गुण में हमें क्या क्या याद रखना है। जो आवेश होते हैं 2 तरह के। एक होता है प्लस आवेश मतलब धनात्मक आवेश, एक होता है माइनस आवेश मतलब कि ऋणात्मक आवेश। जैसे हमारे पहले हम पढ़ते थे कि हमारे पास परमाणु है, अणु है, वगैरह वगैरह वगैरह, कोई चीज़ है, सोडियम है, पोटेशियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है ना। तो हमेशा हम पढ़ते थे ऑक्सीजन को O2+ कि 2+ आ गया, मतलब कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे तो उसने अपने दे दिए इलेक्ट्रॉन किसी के पास O2- आ गया, मतलब कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो प्लस आवेश कब आता है, जब वो अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो आता है प्लस आवेश। ये मान लो कि किसी के पास प्लस है, कोई लंबा ज़्यादा है, या किसी के पास प्लस मतलब कि उसके पास उसने ज़मीनें ज़्यादा खरीदी हुई हैं तो उसको रहने के लिए बंदे चाहिए, बंदे आएंगे, मतलब कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको बंदों की ज़रूरत है। और माइनस आवेश है मतलब कि उसके पास पहले ही इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ज़्यादा है, बंदे बहुत ज़्यादा है। या एक सिंपल जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन ये होता है नेगेटिव प्रकृति का, इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस का। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वहाँ पे माइनस आवेश होगा, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वहाँ पे प्लस आवेश होगा। ये अपना तरीका है कि हम कैसे याद रख सकते हैं। नॉर्मल याद रखो, E- इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है, P+ प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है। जो हम पहले पढ़ते थे कि कोई भी हमारे पास परमाणु होता है, एक परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। 3 चीज़ें होती है। जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये तो होते हैं नाभिक के अंदर इस वाले शैल में, और बाहर बनी होती हैं कक्षाएं। यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होते हैं इस कक्षा के आसपास। तो ये कोई भी पदार्थ है, ये हमें पदार्थ दिखता नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, लकड़ी वकड़ी, प्लास्टिक, या कोई खाने पीने की चीज़ें, लोहा वोहा, सब कुछ इसी तरह से बना होता है। ये हमारी किसी भी बड़ी से बड़ी चीज़ का एक छोटा सा कण है जिसको हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। इस कण के अंदर ऐसी स्ट्रक्चर बनी होती है, ये उसका नाभिक होता है। नाभिक मतलब कि सेंटर, जहाँ पे उसका सारा द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन आसपास चक्कर काट रहे होते हैं। कोई भी चीज़ देखते हैं हम तो उसके सेंटर पे ज़्यादा भार होता है, आसपास कम होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि बीच में हमारा नाभिक होता है। अब हम पढ़ रहे थे आवेश के गुण। तो आवेश को कैसे याद रखब, एक चुम्बक से, ये हमारी चुम्बक है, एक सिरा प्लस होता है, एक सिरा माइनस होता है, एक सिरा प्लस होता है, एक सिरा माइनस होता है। अगर कोई भी चुम्बक पे प्लस प्लस को हम एक साइड रखें तो वो दूर चली जाती है, प्लस प्लस एक साइड रखेंगे दूर हट जाएंगी, और असमान मतलब कि प्लस माइनस को एक साइड रखें तो पास आ जाती है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे हम लोग ही हैं, अगर हमसे कोई कहे कि जैसे मैं लड़की हूँ, है ना, कोई कहे कि भाई लड़की से दोस्ती कर, ठीक है, वो अपने नेचर के ऊपर होता है, पर वो क्या होंगी, समान समान दूर भागेंगे। या लड़का है, लड़के लड़के दूर भागेंगे। और जो अलग अलग आवेश है, जो जैसे लड़का लड़की है तो उनमें आकर्षण होगा, जो मतलब जेंडर की वजह से उनके बीच आकर्षण होगा। उसमें भी देखते हैं हम पेपरों के टाइम पे, जैसे कोई लड़की कोई आंसर लिख रही है, वो साथ वाली लड़की को नहीं बताएगी, लड़के को बता देगी,
ऐसे याद रख लो कि जो लड़की है लड़की को नहीं बता रही, मतलब कि समान समान दूर भाग रही हैं कि भाई उसके नंबर मुझसे ज़्यादा ना आ जाए, पर लड़के को बता दे रही है। वो समझती है वो नालायक है, ऐसे ही तो सोचते हैं, पर वो अपनी इमेज भी बनाना चाहती है, नहीं मुझे तो आता है सारा। तो वही चीज़ हो गई, अगर एक समान आवेश हैं तो एक दूसरे को से दूर हटेंगे, और अलग अलग आवेश हैं तो एक दूसरे के पास आएंगे। अब जो आवेश होता है उस पे होता है द्रव्यमान, मतलब कि भार होता है, कि कोई भी आवेश है उस पे भार होता है, मतलब कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हमने अभी समझे थे वो होते हैं। अब आवेश के लिए क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉन उसमें से जा रहा होगा या इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ रहा होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट वही है कि जब कोई पिंड, मतलब कि कोई भी हमारा अणु, परमाणु, कुछ भी है, अगर इस पे धनात्मक आवेश है, मतलब कि प्लस का साइन आता है, तो उसका मतलब है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, इलेक्ट्रॉन की उस पर कमी हो गई है। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है तो उस पर हमारे पास धनावेश आ गया। और अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, उस पर इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना है, मतलब कि उस पर ऋण आवेश आ गया। इलेक्ट्रॉन गया मतलब कि उसके वजन में कम हो गया, मतलब कि द्रव्यमान घट गया। जो हमारा द्रव्यमान है, द्रव्यमान ही हमारा इसका वेट है, मतलब कि वजन है। इलेक्ट्रॉन गया तो वजन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन आया तो वजन बढ़ गया। अब इलेक्ट्रॉन आया मतलब इस पे ऋण आवेश आ गया, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है तो इसलिए उसके ऊपर क्या हुआ, माइनस आवेश आ गया। और अगर हमारे उससे इलेक्ट्रॉन गया तो उस पे हमारा क्या हुआ, प्लस का आवेश आ गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये छोटे क्वेश्चन में भी आता है कि स्थिर विद्युत आवेश, मतलब कि कोई भी आवेश है वो स्थिर है। स्थिर विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र का स्रोत होता है। स्रोत मतलब कि जहाँ से हमारा विद्युत का क्षेत्र बन रहा है। मानो कि ये हमारी तार है, तार के अंदर हमारी बिजली बह रही है, एक समान रूप से बह रही है सारी, तो वो विद्युत क्षेत्र का, यहाँ पे हमारा विद्युत क्षेत्र पैदा हो रहा है, ये हमारा इसका सोर्स है। आवेश अदिश राशि है, अभी हमने समझना था अदिश और सदिश राशि को, ठीक है, अभी समझते हैं इसको भी। और आवेश संरक्षित रहता है, मतलब कि एक हम पढ़ते थे ऊर्जा का नियम, द्रव्यमान का नियम, ऊर्जा का नियम, द्रव्यमान का नियम, आवेश का क्वांटीकरण, है ना। इसको संरक्षित को भी समझाती हूँ भी। एक है आवेश का क्वांटीकरण होता है, ये जो लिखा हुआ है। पहले हम समझते हैं अदिश राशि और सदिश राशि। दो राशियाँ होती हैं, एक होती है अदिश और एक होती है सदिश। दिश मतलब दिशा, जिस भी राशियों की दिशा नहीं होती, जैसे कि हमारी कोई भी आवेश है, कोई दिशा थोड़ी है, हो सकता है आवेश इस साइड भी हो, इस साइड भी हो, ऊपर हो, नीचे हो, कहीं भी हो सकता है, आवेश की कोई दिशा नहीं होती। और सदिश का मतलब सदिश, मतलब कि दिशा के साथ दिशा होती है, इसमें दिशा नहीं होती, इसमें दिशा होती है। जैसे हमारी लंबाई है, मीटर में नाप रहे हैं, दिशा है ना दिशा इसमें। अब ये सोचो जो वजन है, वजन को किस में नापते हैं, किलोग्राम में। और हमारा समय को किस में नापते हैं, सेकंड में। समय की कोई दिशा होती है, नहीं होती ना। तो समय कौन सी राशि है, अदिश राशि। किलोग्राम, वजन की कोई दिशा होती है, नहीं होती, तो वो भी कौन सी राशि है, अदिश राशि। जो मीटर, जो हमारी दूरी है, दूरी की दिशा होती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये क्या हमारी सदिश राशि है। कोई वेग है, कोई चाल है, कोई त्वरण, वेग, चाल, त्वरण। जो वेग और त्वरण है ये तो होती है सदिश, पर चाल होती है अदिश। ये बस सिंपल याद रखियो कि जिस भी राशि को नापने के लिए हमें दिशा की ज़रूरत है वो हमारी सदिश होती है, जिसमें दिशा की ज़रूरत नहीं होती वो हमारी अदिश होती है। मान दोनों में होता है, मतलब कि 1 कूलोम 2 किलो, 2 कूलोम, या 1 किलो 2 किलो होता है ना। और इसमें भी 1 मीटर 2 मीटर, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से वेग मतलब कि मीटर पर सेकेंड, कि 1 सेकेंड में इतना मीटर चल ली। त्वरण मतलब कि मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मतलब कि इतने एरिया को इतने सेकेंड में वो कर लिया, कवर कर लिया।
त्वरण हमारा मोस्टली होता है एक्सीलरेशन, जो हम गाड़ियों के टाइम पे देखते हैं कि कितनी स्पीड से गाड़ी चल रही है। एक होता है वेग, जो हमारी गाड़ी की स्पीड बता रहा है, स्पीड मतलब चाल बता रहा है, वही सेम वेग है। वेग हमें बता देता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी में कितना टाइम लगा, चाल टोटल दूरी में कितना टाइम लगा। त्वरण, अगर 2 बारी हम चाल का गुणा करें तो अपना त्वरण आ जाता है। इतना अंदर नहीं जाना, 2 चीज़ें याद रखनी है। अदिश दिशा भी है, पर दिशा नहीं है, सिर्फ परिणाम है, सिर्फ उसकी कोई वैल्यू है। सदिश राशि दिशा भी है और उसका परिणाम भी है। अब पढ़ रहे थे आवेश संरक्षित रहता है, चाहे कोई भी आवेश हो, चाहे कोई भी द्रव्यमान हो, चाहे कोई भी ऊर्जा हो, इनका कभी भी ना नहीं होता, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में जाती है। इसे ऐसे समझ, जैसे हमारे पास पंखा चल रहा है, या हमारे पास घड़ी चल रही है, या हमारे पास कोई खिलौना चल रहा है, मोटरसाइकिल चल रही है। हमने क्या किया, बाइक में पेट्रोल डाला मतलब कि उसमें कोई द्रव्यमान डाला, या फिर हमने कोई ऊर्जा डाली। ऊर्जा डालते हमने चालू किया, जो इंजन था उसने क्या किया, उस ऊर्जा को गति में बदल दिया। बाइक चली और पेट्रोल ख़त्म हो गया, मतलब कि द्रव्यमान जो हमने डाला था बाइक की चलते ही वो ख़त्म हो गया। यहाँ पे द्रव्यमान कैसे समझेंगे, कोई भी अणु परमाणु था, उसमें से क्या होता, इलेक्ट्रॉन जा रहा था, वजन कम हो रहा था, पर इलेक्ट्रॉन जाके बाहर तो घूमेगा नहीं, किसी ना किसी और अणु के अंदर जा रहा होगा, कहीं पे तो अपना ठिकाना ढूंढेगा ना। मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होगा, पर वो ख़त्म नहीं हो रहा होगा। सेम हमारा आवेश है, कि जो हमारा आवेश था, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होगा, मतलब कि आवेश जो हमारा क्यू है, मतलब कि कोई चीज़ हमारे पास धनावेश हो रहा है, ऋण आवेश हो रहा है, या कुछ भी आवेश चल रहा है, तो उसमें भी क्या हो रहा होगा हमारे पास, वो जो हमें चट चट की आवाज़ आ रही थी, उसमें हमारे साथ क्या हो रहा था कि जो आवेश है, मतलब जो हमारा क्यू है, उस पर आवेश आया हुआ तो उस तार के ऊपर या उस कपड़े के ऊपर हमने हाथ लगाया, वो आवेश हमारे हाथ के अंदर आ गया, हमें चट मतलब कि कोई चीज़ हमें बढ़ी तो हमें चटकी आवाज़ की महसूस हुआ। तो ये हमारा है कि आवेश जो है हमारा संरक्षित रहता है, मतलब कि इन चीज़ों को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, पर कभी इनको हम ख़त्म नहीं कर सकते, इसका विनाश नहीं होता। कभी आ भी जाए क्वेश्चन कि आवेश का संरक्षण का नियम बताओ, तो आवेश का संरक्षण, आवेश को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकते हैं, पर उसका नाश नहीं कर सकते। द्रव्यमान संरक्षण का, द्रव्यमान को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, पर उसका नाश नहीं कर सकते। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है, जैसे कि बिजली, बल्ब चला, प्रकाश ऊर्जा बदल गई, पंखा चला, यांत्रिक ऊर्जा में बदल गई, पर उसका नाश नहीं होता। अब नेक्स्ट है हमारा आवेश का क्वांटीकरण। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी हमारे पास आवेश है, कोई भी हम मतलब कि आवेशित पदार्थ है, उस पर जो आवेश की मात्रा है, जितना भी उस पर आवेश की वैल्यू है, मात्रा है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश है उसका एक पूर्ण गुणज होती है। मान लो संख्या है, ये किसके, इलेक्ट्रॉन के, मतलब प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा की पूर्ण गुणज होती है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस, ये होता है माइनस में, मतलब कि 1.6 गुणा, ये माइनस के 9 का मतलब 1/10 की घात 9 कूलम में, मतलब किसके बटे में है, यहाँ पे 10 की घात 9 का क्या मतलब है कि 10 मतलब कि 1 के आगे 9 जीरो है, 9 जीरो है, ठीक है। आवेश कैसे निकालेंगे, मान लो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 गुणा ये वैल्यू लिख देंगे, जो मान आएगा वो आएगा माइनस में, 1.6 गुणा 10 की घात -9, ये गुणा होगा। हमें कभी भी पूरा सोल्व नहीं करने होते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसको हमें इसी फॉर्म में लिखना होता है, जैसे कि -5 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -9, इसको तो ऐसे कैसे रहने दो, इनका गुणा कर लो, 16 पंच 80, 1 पॉइंट के बाद जीरो थी, 1 पॉइंट के बाद जीरो, माइनस लगाया, गुणा 10 की घात -9, ये जीरो ये हट गया, -8 गुणा 10 की घात -9,
इलेक्ट्रॉन 5 थे तो आवेश कितना हुआ, ये हमारा आवेश हुआ। ऐसे ऐसे इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जो ज़्यादा हमें सोचने नहीं पड़ते। आवेश का क्वांटीकरण क्या है? प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा का पूर्ण गुणज होती है। कुछ चीज़ें हमें ऐसे ही समझ के याद करनी है, इसमें लैंग्वेज के भी नंबर मिलते हैं। या सिंपल भाषा में लिख दो, जब हम किसी आवेशित पदार्थ पे, आवेशित मतलब उस पर माइनस या प्लस चार्ज कुछ ना कुछ हो रहा होगा, उस पर हम आवेश को जब हम चेक करते हैं, आवेश का मान निकालते हैं, तो उसको हम क्वांटीकरण कहते हैं। क्वांटीकरण क्या होता है? किसी भी वस्तु पर आवेश का मान, उसका इलेक्ट्रॉन, उसके इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा का, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा का पूर्ण गुणज होती है। मतलब कि यहाँ पे पूर्ण संख्या होगी। जो इलेक्ट्रॉन है कभी भी आधा, 1/4, 1/3 या पॉइंटों में ट्रांसफ़र नहीं होता, हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफ़र होगा। तो इसलिए आवेश की मात्रा का पूर्ण गुणज होती है 1, 2, 3, 4, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की मात्रा में इन्हीं का गुणा हो रहा होगा जितने उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। ये हमारे आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, अब अगली जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कूलोम का नियम। जो हमने पीछे देखा था, हमने आवेश समझ लिया, हमारे पास आवेश का काम था, आवेश का जो मात्रक था वही हमारे पास था कूलोम। यहीं से हमें समझ आएगा कूलोम का नियम क्या है। मतलब कि दो बिंदु आवेशों के बीच बल, इसमें हमारे पास दो पिंड होंगे, उसके बीच हम बल देखेंगे, कब पास आते हैं कब दूर जाते हैं, कौन सा बल काम कर रहा होता है, कब माइनस होता है कब प्लस होता है, दोनों पे कितना कितना आवेश है, वो हमारा ये कूलोम का नियम। ये हम अगली वीडियो में करेंगे।